नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक टॉपिक या क्वेश्चन है जो बहुत बार आपसे एग्जाम के दौरान पूछा जाता रहा है। ये फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। 9th क्लास में भी आता है, 11th क्लास से भी संबंधित है, ग्रेजुएशन में भी आएगा और वैसे भी यदि आप ज्योग्राफी के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन ये है कि जो भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग यानी पेनिनसुला प्लेट्यू और हिमालय माउंटेन यानी हिमालय पर्वत, इन दोनों के बीच में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है, इसकी भी मदद लेंगे और कुछ जो एडिशनल जानकारी मेरे पास है मैं वो भी आपको इसमें शेयर करना पसंद करूँगा। तो देखिए यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा है ये है भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और हिमालय जो है, हिमालय भारत के नॉर्थ में 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक के आधार पर नंबर 1, जो प्रायद्वीपीय भाग है पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये कठोर शैलों का बना हुआ है, हार्ड रॉक का बना हुआ है, जिसमें खासकर इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानें उनसे ये बना हुआ है। दूसरा है हिमालय। हिमालय जो है ये एक नवीन पर्वत है, न्यू माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, यानी इसमें जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो ऐसे हिमालय जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में बनता चला गया। तो ये न्यू है। दूसरी बात करें अगर लोकेशन की, तो प्रायद्वीपीय पठार इंडिया के साउथ में लोकेट है और हिमालय माउंटेन जो है इंडिया के नॉर्थ में है, उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। शेप की अगर बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है। और यदि इसकी हिमालय की बात करें तो ये एक चाप की भांति है, यानी ये एक फोल्ड की तरह से है, फोल्डेड माउंटेन है। देन जो प्रायद्वीपीय भाग है पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये एक उत्खंड है, होस्ट है। उत्खंड वो हिस्सा होता है जो एक बार समुद्र से ऊपर की ओर उठा और वहीं पर वो स्टेबल हो गया। ठीक है। जबकि हिमालय जो पर्वत है ये एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन यानी जिसमें फोल्ड आए हैं, मोमेंट होती रही लगातार, जो इंडियन प्लेट है वो लगातार नॉर्थ की ओर खिसक रही है और यूरेशियाई प्लेट यानी रसिया का जो भाग है उसके साथ और हमारा जो इंडिया का भाग है ये लगातार नॉर्थ की ओर ऐसे खिसके जा रहा है, नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। तो आगे से जो दूसरी प्लेट इस पे फोर्स लगाती है तो बीच के जो हिस्से हैं वो एक माउंटेन के रूप में बन जाते हैं। ठीक है। देन कहता है कि जो जहां प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर कैम्ब्रियन एज में, कैम्ब्रियन काल में समुद्र का एक हिस्सा था और कुछ हिस्सा वहां का जो तटीय क्षेत्र है वो पानी में डूब गया और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये एक होस्ट यानी उत्खंड के रूप में ऊपर उठा रहा। जबकि जहां हिमालय पर्वत है यहाँ प्राचीन काल में एक टैथीज नाम का समुद्र होता था, जिसके अंदर दोनों तरफ से नदियां तलछट लाकर डिपॉजिट करती रही और वो तलछट जो है वो धीरे धीरे उसके तलहटी में जमा होता रहा और फिर कालांतर में जब प्लेटों में मूवमेंट हुई तो ये बीच का जो हिस्सा है ये एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में ऐसे ऊपर की ओर उठता चला गया और एक माउंटेन बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो साउथ इंडिया का भाग है, ये इसमें आज भी कुछ पर्वत मिलते हैं। इसके किनारों पर कुछ पर्वत हैं, जैसे वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं और यहाँ पर एक अरावली पर्वत है। तो ये सारे के सारे रेजिडुएंस माउंटेन है यानी अवशिष्ट पर्वत हैं, यानी वो पुराने जमाने में तो वो ऊंचे पर्वत होते थे, ये भी अपने टाइम के फोल्डेड माउंटेन रहे, लेकिन इरोजन के कारण से और उनके जैसे जैसे माउंटेन का इरोजन होता गया तो सेडिमेंट उसके दोनों तरफ बिछता चला गया और ये जो पार्श्व वाले हिस्से हैं ये
ऊंचे तक भर गए तो आज ये पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत, जिसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट आबू है, गुरु शिखर है, ठीक है, माउंट आबू के वहां पर। देन कह रहा है हिमालय पर्वत ये 3 श्रेणियों के रूप में है। ऐसे इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक। और ये श्रेणियां आज भी कमजोर हैं या लचीली हैं, यानी इनमें आज भी बलन या फोल्ड जो है वो आते जा रहे हैं, या इसके अंदर आज भी मूवमेंट होती रहती है। देन बात करें कि जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इस पे जो नदियां बहती हैं वो पुरानी हैं, कम लंबी हैं, संख्या में कम हैं, और वो कम पानी की मात्रा उनमें होती है, और वे उथली हुई हैं। उथली का मतलब कम गहरी हैं, स्वालो हैं, कम गहरी हैं, और उनकी जो घाटियां हैं वो गहरी हैं, ठीक है। किनारों के तुलना में वो घाटियों से बहती हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर पानी उनका नहीं बहता। जबकि यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक टेक्टोनिक माउंटेन है। इसके कारण से यहाँ की जो नदियां हैं वो युवा स्टेज में, यूथ स्टेज में है, जबकि पेनिनसुला प्लेट्यू की रिवर्स ओल्ड स्टेज में है। और हिमालय की नदियों की जो गति है वो तीव्र है, पानी की मात्रा तेज है, मैदानी भाग में वो बिल्कुल सरफेस लेवल पर बहती है, रेनी सीजन में इनमें फ्लड आती है। इसके अलावा ये पेनिलिनियर है, यानी साल भर बहती रहती हैं, सदानीरा हैं। इसी प्रकार से ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार ये त्रिभुज जैसा है और ये एक फोल्ड की तरह से है, और प्रायद्वीपीय पठार इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है, जबकि हिमालय पर्वत सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछटी चट्टानों या अवसादी चट्टाने भी इनको कहते हैं। अवसाद सेडिमेंट के अंदर फोल्ड पड़ने से ये माउंटेन बना है। इसके अलावा यदि बात करें प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुला इंडिया है, इसका ढलान की अगर बात करें तो वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है। जबकि हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर के आसपास है, ठीक है। और हिमालय पर्वत के अंदर जो माउंटेन है वो जो है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ होती है, जबकि पेनिनसुला इंडिया के अंदर जो वन है वो जो या तो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं या उन पर सैलॉस नाम के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण जो भाग है वहाँ पर जो बरसात के कारण से वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार में कोई भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर है। देखो, भारत के नॉर्थ में एक पर्वत फैला हुआ है जिसकी 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं। सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ये सबसे नॉर्थ वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां। अब हम इस हिमालय को वेस्ट में और ईस्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो पश्चिम का भाग है वो पश्चिमी हिमालय है, जो पूर्व का भाग है वो ईस्टर्न हिमालय है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? जो 80 डिग्री ईस्ट की लॉन्जिट्यूडिनल लाइन है, यानी हिमालय को लगभग आप बीच से मान लीजिए, बीच से 2 हिस्से कर लीजिए, तो इससे पश्चिम का पश्चिमी हिमालय है, और लगभग 88 डिग्री ईस्ट जो लॉन्जिट्यूडिनल या देशांतरीय लाइन है उससे पूर्व का जो भाग है वो पूर्वी हिमालय है। पश्चिमी हिमालय जो है वो सिंधु नदी और काली नदी, यहाँ पर एक नदी बहती जिसका नाम काली है और यहाँ पर एक नदी बहती जिसका नाम इंडस यानी सिंधु नदी है, इन दोनों के बीच में है। जबकि जो
आपका पूर्वी हिमालय है, ये तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी, तीस्ता सिक्किम के आसपास, नेपाल के आसपास तीस्ता रिवर बहती है, और यहाँ से लेकर और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का भाग पूर्वी हिमालय है। देन यदि बात करें तो पश्चिमी जो हिमालय है ये अधिक ऊंचा भाग है, ये अधिक ऊंचा है, जबकि पूर्वी हिमालय की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम है। ठीक है, हालांकि जो पूर्वी भाग है इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा ये मिलते हैं। ठीक है, और जो पश्चिमी हिमालय है इसमें सीरीज में माउंटेन मिलते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर उप हिमालयी पहाड़ियों से शुरू होकर धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, कैलाश माउंटेन, काराकोरम जिसको हम K2 भी बोल देते हैं, जो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि पूर्वी हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है, वो मिलती है नेपाल में, 8,848 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक काराकोरम है, जो पश्चिमी हिमालय में है, और 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो ये इसमें मिलती हैं। तीसरी हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा है, जिसकी हाइट 8598 मीटर के आसपास है, जो सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है। तो दोनों में ये आप अंतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय में बारिश बहुत कम होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती, लगभग आप इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन इस वाले हिस्से में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में स्नोफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है, जबकि जो पूर्वी भाग है इसके अंदर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है भारत में। तो 200 सेंटीमीटर से लेकर और यहाँ पर पूरे पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास, और मौसीन राम जो मेघालय में स्थित है वहाँ पर तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो लगभग 1185 सेंटीमीटर एनुअल के आसपास है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन और संकुल आकार के मतलब ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे जिनके तने लंबे, शाखाएं छोटी, पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई होंगी। एल्पाइन एक प्रकार की घास होती हैं जो ऊंचे पर्वतीय हिस्सों में पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी जो हिमालय है इसके अंदर सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जिनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक, ये मिलते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन वन पूर्वी भारत में मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो ये नेपाल के पूर्वी हिस्से में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब हिस्से में इसकी शाखाएं मिलती हैं। तो ये था पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर। बाबर और तराई क्या है? तो एक्चुअल में इसमें बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाबर क्या है और तराई क्या है। तो भाबर, ठीक है, दोनों जो है वो एक प्रकार के एलुवियल सॉइल से बने हुए मैदान हैं। ठीक है, दोनों मैदानी भाग हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मैदान है इसके अंतर्गत ये आते हैं भाबर और तराई। एक्चुअल में जब हिमालय से जब नदियां मैदानी भाग में एंट्री करती हैं, यानी गिरिपद में, गिरिपद का मतलब होता है गिरी माने माउंटेन, पद माने उसका जहां पर वो मैदान से एंट्री करता है, तो नदियां आ जाती हैं बहकर और अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कंकर पत्थरों को एक बेल्ट में जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है वहां पर जमा कर देती हैं, जिसको हम शिवालिक यानी हिमालय की जो सबसे साउदर्न हिस्सा है। यदि हम दिल्ली हरियाणा की ओर से नॉर्थ की ओर जाएं तो सबसे पहले पंचकुला में मोरनी हिल्स आएंगी जो शिवालिक श्रेणी के रूप में जानी जाती हैं। तो इस वाले यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये है, तो इस हिस्से में
सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी नेपाल तक, यहाँ पर हिमालय के गिरिपद में नदियां अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को बड़े बड़े कंकर पत्थरों के रूप में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट में डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं भाबर। इसमें भारी पत्थर होते हैं, कंकर बजरियां होती हैं और ये पारगम्य चट्टानें होती हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों के बीच से जो नदियों का पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर बहता है। यहाँ पर छोटी जो नदियाँ होती हैं वो कभी कभी अदृश्य हो जाती हैं, इनविजिबल हो जाती हैं, क्योंकि दूर से हमें केवल पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देंगे जबकि पानी उनके बीच से बहता रहेगा। यह प्रदेश खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें कंकर पत्थर ज़्यादा होते हैं। ये है भाबर प्रदेश, यानी जैसे ही हिमालय से नदियाँ बाहर आएंगी, ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, तो यहाँ पर जो बेल्ट बनेगी ये भाबर पट्टी है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे और सेडिमेंट होगा, जबकि जो तराई है वो इसके आगे की बेल्ट है जिसमें कंकर पत्थर नहीं होंगे बल्कि उसमें बारीक सेडिमेंट होगा, जहाँ पर जो यहाँ पर तो नदियाँ जो है वो बट जाती हैं और वो दिखाई नहीं देती, जबकि यहाँ पर सारी नदियाँ मैदानों में बाहर दिखाई देती हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं भाबर के। अब ये बेल्ट होगी भाबर और इसके साउथ में ये बेल्ट होगी तराई। ठीक है, ये तराई हो गई, ये आपका भाबर हो गया। ठीक है, और ये है हिमालय, हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं। तो ये होती है लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी और इसमें बारीक सेडिमेंट होता है, जलोढ़ होता है, एलुवियल होती है। ठीक है, एलुवियल मिलता, और इसमें कभी कभी दलदल भी बन जाता है क्योंकि ये बारीक सेडिमेंट होता है, लगातार नदियां बहती रहती हैं, इसलिए इस वाले हिस्से में जो वाटर लॉगिंग है उसके कारण से दलदल जैसी कंडीशन बन जाती है, यानी मिट्टी और पानी चिपचिपापन हमेशा बना रहता है। इस तराई के इलाके को धीरे धीरे यहाँ से वनों को काटा गया है और उसको एग्रीकल्चर लैंड के रूप में फर्टाइल किया गया है, बनाया गया है, खासकर भारत के विभाजन के बाद। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो जो बहुत सारे जो हमारे रिफ्यूजी हो गए पाकिस्तान के हिस्से से भारत में आकर वो सेटल हुए, तो उनको ये वाला बेल्ट अलॉट की गई थी और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे हिस्से को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया है। तो ये था भाबर और तराई में अंतर। बांगर और खादर क्या होता है? एक्चुअल में दोनों ही एलुवियल प्लेन के हिस्से हैं। जो नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन है या कहिए जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इसमें जो नदियों के नज़दीक का एरिया है, ठीक है, वो बांगर कहलाता है, और जो नदियों से जो नदियों से दूर का एरिया है वो बांगर कहलाएगा, और जो नदियों के नज़दीक का एरिया है वो खादर कहलाएगा। ठीक है, तो ये पुराना होता है। बांगर क्या है? मान लो जैसे यहाँ पर कोई नदी बह रही है, ठीक है, अब इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर का एरिया जहाँ पर पहले कभी सेडिमेंट पहुँचता था दोनों ही तरफ, तो ऐसे कोई दूर का एरिया है जहाँ पर पहले सेडिमेंट जाता था, फ्लड जब कभी आती थी तो वहाँ पर पानी पहुँचता था, तो ये है बांगर। ठीक है, और इसका तल नदी के तल से प्रेजेंट टाइम में ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर अब पानी नहीं पहुँचता है। इसके पीछे एक कारण और भी है कि पहले नदियों पर डैम नहीं होते थे, आजकल डैम बना दिए गए हैं, कैनाल बना दी गई है, और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है जिसके कारण से स्नोफॉल या बारिश वो इर्रेगुलर हो गई है, जिसके कारण से पानी की मात्रा में चेंज आया है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि ये जो एरिया होता है इसमें कंकड़ मिलते हैं, चूना युक्त कंकड़ होते हैं, चूने के जमे हुए। ठीक है, तो जिनको ये चूना युक्त कंकड़ की प्रचुरता बांगर सॉइल में मिलती है। खादर सॉइल में जो बिल्कुल खादर सॉइल कहाँ होगी? खादर सॉइल बिल्कुल नदी के पास की बेल्ट में होगी। ठीक है, नदी के पास के हिस्से को खादर कहते हैं,
जिसमें मिट्टी महीन होती है, चिकनी होती है। ठीक है, इसमें जो चीका मिट्टी है, कले जो होती है ना, उसकी मात्रा अधिक होती है। और दूसरा क्या है, ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है। इस वाली बेल्ट में जब भी बारिश का सीजन आएगा, पहाड़ों पर बारिश होगी तो नदी अपने मैदानी भागों में किनारे तोड़ देगी, जिसके कारण से यहाँ पर सेडिमेंट जम जाएगा। हर साल एक न्यू लेयर उस पर जम जाएगी और ये एरिया होता है नया, ये नवीन सॉइल का एरिया होता है, खादर। अब जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी है, कम उपजाऊ है, इसलिए वो कृषि के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। अब फ्लड का पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा है, न्यू सेडिमेंट जम नहीं रहा है, इस कारण से वहाँ पर लगातार एग्रीकल्चर किए जाने के कारण से उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है और उसको न्यू एलुवियल सॉइल नहीं मिल रही है। दूसरा ये मुख्य कारण है। जबकि जो खादर है ये इंटेंसिटिव एग्रीकल्चर के लिए फेमस होता है। फसल के बाद फसल, फसल के बाद फसल यहाँ पर बोई जाती रही है। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल जमीन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है और एक नई लेयर मिट्टी की इस पर बिछ जाती है जो फर्टाइल होती है। ये जो बांगर मिट्टी है, बांगर प्रदेश है, इसको पंजाब में धाया बोलते हैं, धाया। जबकि पंजाब में खादर मिट्टी को बेट का एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो दाया जो है ये ऊंचा भाग होता है जहां अब पानी नहीं पहुंचता है। बेट का हिस्सा जो है वो रिवर के आसपास का झील का हिस्सा होता है, नीचा एरिया होता है जहां पर पानी इस टाइम हर रेनी सीजन में फ्लड का पानी पहुंच जाता है, तो इसको ऐसे कहते हैं। तो ये था बांगर और खादर में अंतर। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है? देखो, भारत का जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग है, इसके पश्चिम में एक पर्वत है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। और भारत के पूर्व में भी एक पर्वत है दक्षिण भारत के, उसका नाम है ईस्टर्न घाट। अब इस ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और जो वेस्टर्न घाट और पश्चिमी कोस्ट है उसके बीच के हिस्से को बोल देंगे पश्चिमी घाट। सबसे पहले तो आप ये अंतर बताओगे लोकेशन के आधार पर कि जो पश्चिमी घाट है इसके पूर्व में, पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और इसके पश्चिम में अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर है। ओके, और जो पूर्वी तटीय मैदान है इसके पश्चिम में पूर्वी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आप इसमें पहला अंतर बताओगे लोकेशन के आधार पर। फिर दूसरा बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये संकरे हैं, कम चौड़े हैं, केवल लगभग 64-70 किलोमीटर के आसपास चौड़े हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है ये एवरेजली 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में ये चौड़े हैं। देन आप बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें नदियां छोटी हैं और बहुत ही कम हैं और वो तीव्रगामी हैं, तेजी से बहती हैं, और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम नर्मदा है, फिर तापी है, फिर मांडवी एक रिवर है, फिर यहाँ पर जो है इसमें पेरियार एक रिवर बहती है, भरतपूजा एक नदी है केरल में, ये यहाँ पर बहती है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी है, यहाँ पर दामोदर है, हुगली है, इसके अलावा यहाँ गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, जो तुलनात्मक रूप से बड़े डेल्टा बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो हालांकि सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाती हैं, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं। देन आप बताओगे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर
अनेक लगून्स मिलते हैं। लगून कहिए या इनको हम बोलते हैं कयाल, ठीक है, इनको बैक वाटर भी बोलते हैं, पश्च प्रदेश भी बोला जाता है। पीछे ऐसे आकृति होती है जिसमें समुद्र का पानी जो है वो किनारे की ओर आ जाता है। ये एक अर्धचंद्राकार या चापाकार आकृति होती है जिसको लगून बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक फेमस लगून है, ठीक है, जिसके किनारे पर कोच्चि बंदरगाह भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगून्स यहाँ मिलते हैं। उस लगून का नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, जैसे ही याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, यदि नहीं याद आया तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा, ठीक है। पूर्वी तटीय जो मैदान है इस पे लगून्स की संख्या कम है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही है जिसको आप चिल्का झील कह सकते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये अधिक कटा फटा है, यानी किनारे इसके ज्यादा जिग जैग हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान कम कटा फटा है, लगभग वो समतल है। तो इसलिए पूर्वी तट पर बंदरगाहें कम हैं, पश्चिमी तट पर बंदरगाहें अधिक हैं। हालांकि भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से लगभग 6 वेस्टर्न कोस्ट पर हैं और 6 लगभग ईस्टर्न कोस्ट पर हैं। यदि उनकी भी मैं आपको बताऊं तो मोटे तौर पर क्या है कि यहाँ गुजरात में कांडला बंदरगाह है, फिर मुंबई है, फिर JNPT है, फिर मारमागांव है, इसके अलावा कर्नाटका में मंगलुरु है और यहाँ पर कोचीन है। पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ तूतीकोरिन है, फिर चेन्नई है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर पाराद्वीप है, हल्दिया है और कोलकाता है। तो ये प्रमुख पतन दोनों ही तटीय मैदानों पर मिलते हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है इस पर खेती अधिक होती है क्योंकि ये चौड़ा है, यहाँ पर नदियाँ अपने बड़े डेल्टा बनाती हैं, फर्टाइल सॉइल यहाँ पर डेल्टा की मिट्टी में बनी रहती है, जिसके कारण से वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में चावल की, उड़ीसा के तटीय भागों में खूब खेती होती है। पश्चिमी बंगाल में तो चावल की 3-3 फसलें ली जाती है जिन्हें अमन, ओस और बोरो कहा जाता है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इस पर केरला में भारी बारिश होती है, मालाबार कोस्ट पर यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तुलनात्मक रूप से खेती कम होती है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स नहीं है, छोटी हैं, और वो यहाँ जो नर्मदा और तापी बहती हैं वो डेल्टा नहीं बना पाती, वो बनाती हैं एस्चुरी, जिसको बोलते हैं ज्वार नद मुख, ठीक है। तो वो यहाँ पर बनाती क्योंकि वो संकरी होती हैं और पानी तीव्र गति से समुद्र में मिल जाता है। तो ये आप दोनों में अंतर बता सकते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? तो देखिए, पश्चिमी घाट भारत के दक्षिणी हिस्से जिनको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसके पश्चिम में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पहले एक का अध्ययन कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। वेस्टर्न घाट यहाँ पश्चिम में है, उत्तर से लेकर ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तापी नदी से लेकर और यहाँ साउथ में कन्याकुमारी तक इसको आप कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई, माउंटेन की चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई जो है वो 80 से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है। ये एक सतत है, सतत मतलब कंटिन्यू है, इसमें कट बहुत कम है, गैप बहुत कम है, यानी माउंटेन पासिस बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक दीवार की भांति यहाँ पर खड़ा हुआ है। संरचना की दृष्टि से यानी स्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा का पूरा माउंटेन एक यूनिट है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो लगातार जितना आप दक्षिण की ओर जाओगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक। इसमें जो प्रायद्वीप भारत में बहने वाली बड़ी नदियां वो सारी यहीं से जनरेट होती हैं, यहाँ से ही गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, वो सब नदियां वेस्टर्न घाट से ही राइज करती हैं। हालांकि यहाँ पर स्नोफॉल तो नहीं होता पूरे के पूरे पेनिनसुला इंडिया में, लेकिन यहाँ पर बारिश अच्छी होती है जिसके कारण से यहाँ पर जो वाटर के सोर्सेज हैं जिसको हम झरने कह सकते हैं, वहाँ से ये नदियाँ जनरेट होती हैं।
ठीक है। और इस वाले हिस्से पर मालाबार कोस्ट पर साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून पवनें भारी बारिश करती हैं पश्चिमी तटीय मैदानों में। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं जिसको हम सैलॉस कहते हैं, ठीक है, सैलवास कहिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है दक्षिण पश्चिमी घाट की। दूसरी हाईएस्ट पीक नीलगिरी हिल्स के अंदर मिलती है जिसको डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई लगभग इसकी अनाईमुडी की 2695 मीटर के आसपास है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, जो पूर्वी कोस्ट है। तो पूर्व की ओर जो फैली हुई पर्वत श्रृंखला है जिसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ये नंबर 1 दक्षिण पश्चिम से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर फैला हुआ है, साउथ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ईस्ट की ओर फैला हुआ है। नंबर 2, इसकी एवरेज हाइट केवल 900 मीटर 600 मीटर के आसपास है, जबकि ये पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा था। देन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, चौड़ाई में ज़्यादा है। इसकी एवरेज चौड़ाई आप कहिए कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की चौड़ाई में है। देन इसके बीच से गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी है, ये नदियां इसके बीच से गुजरती हैं जिसके कारण से ये बीच बीच से कटा हुआ है, ठीक है, लगातार नहीं है, इसमें कुछ दर्रे लगातार ये मार्ग इसमें नदियों ने बनाए हैं। संरचना की दृष्टि से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक रूप नहीं है, एक यूनिट नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग माउंटेन्स की सीरीज है और इससे कोई भी बड़ी नदी उत्पन्न नहीं होती है, केवल क्रॉस करती है नदियां, कोई भी नई इसमें से जनरेट नहीं होती, केवल इसके अंदर से ये नदियां क्रॉस करती हैं। जैसे यहाँ पर महानदी क्रॉस करती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। ये जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती हैं यहाँ से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के ये समानांतर है, इसलिए तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। जब हालांकि यहाँ पर जब मानसून पवनें लौटती हैं तब बारिश बहुत होती है इस पूर्वी तटीय मैदान पर। यदि इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पर महेंद्रगिरी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की हाईएस्ट चोटी का नाम था अनाईमुडी, इसकी ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। और इसमें अलग अलग माउंटेन की जो सीरीज हैं वो मिलती हैं, जैसे जावड़ी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, तो ऐसे अलग अलग हिल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यदि कुछ और बात बताऊं एडिशनल, तो पश्चिमी घाट में 2-3 दर्रे भी मिलते हैं जिसको हम थाल घाट, भोर घाट और यहाँ केरला में पाल घाट के नाम से जानते हैं। ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। पूर्वी घाट में नेचुरली दर्रे मिलते हैं जो नदियों ने यहाँ पर बनाए हैं। तो पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में ये था मुख्य अंतर। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां, इन दोनों में आप क्या अंतर बताएंगे या क्या अंतर आप कर सकते हैं। तो देखो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हिमालय की नदियां हैं ये नंबर 1 अधिक लंबी हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा नदी 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। इंडस रिवर लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी 2900 किलोमीटर के आसपास है। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां कम लंबी हैं। वहां की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, लगभग 1462 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है। देन है जो हिमालय की नदियां हैं, इनके कैचमेंट एरिया बड़े हैं, जल जहां से इनको प्राप्त होता है। जबकि साउथ इंडिया की नदियों के कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि एक नदी कहीं कहीं से बहकर आ रही है और उसमें पानी कहां से पहुंच रहा है, तो वो साउथ इंडिया की नदियों के कैचमेंट एरिया छोटे हैं। देन है हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, पेनिनसुला इंडिया की नदियों की संख्या कम है।
जैसे कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या में कैसे डिफ्रेंशिएट आप करेंगे। हिमालय की नदियों में जैसे इंडस यानी सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पेनिनसुला इंडिया की अगर बात करें तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, हुगली, दामोदर, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। देन हिमालय की नदियां हिमाच्छादित प्रदेशों से, स्नो कवर्ड एरिया से, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए ये साल भर बहती रहती हैं, सदा नीरा हैं, साल भर इनमें पानी रहता है, पेनिनीरियन रिवर्स हैं। जबकि साउथ इंडिया की रिवर जो है वो केवल बरसात के समय ज़्यादा उसमें पानी होता है, ग्रीष्म ऋतु में वो सूख जाती हैं, यानी वो बारिश पर आधारित नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से ज्यादातर राइज करती हैं, वहां से शुरू होती हैं। हिमालय की नदियां गहरे गॉर्ज बनाती हैं जिसके किनारे खड़े होते हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों की घाटियां जो है वो उथली हैं। उथली का मतलब कम गहरी है। हिमालय की नदियां जब मैदानों में आती हैं तो वो विसर्प बनाती, विसर्प का मतलब वो मिएंडर्स बनाती हैं, घुमावदार रास्ते अपनाती हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां गहरी घाटियों से बहती हैं, इसलिए उनके मार्ग तुलनात्मक रूप से सीधे हैं, यानी वो ज्यादा बैंड नहीं लेती। देन हिमालय की नदियां जहाजरानी यानी सीपिंग के लिए और इरिगेशन के लिए अनुकूल हैं। जैसे गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, गंगा नदी तो भारत का नेशनल वाटरवे 1 है, प्रयागराज से हल्दिया तक। ब्रह्मपुत्रा नदी में सदिया और धुबरी के बीच में नेशनल वाटरवे 2 है। जबकि साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उसमें आप बोटिंग नहीं कर सकते, नौका नहीं चला सकते, शिप नहीं चला सकते, स्टीमर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो बहेंगी और अचानक आगे जाकर पानी जो है वो एक वाटरफॉल के रूप में नीचे गिरेगा, जिसके कारण से नौका पलट जाएगी, तो वो उसके अनुकूल नहीं है। हिमालय की नदियों की अगर एज की बात करें तो हिमालय की नदियां युवावस्था में, यंग स्टेज में हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां ज्यादातर ओल्ड स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में है। नैन हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं, कुछ नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब कि वो पहले से ही बह रही हैं, जैसे जैसे माउंटेन ऊंचा उठता गया नदी जो है उसको काटती गई और उन्होंने गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है, जैसे इंडस ने, जैसे सतलुज ने, ठीक है। इस प्रकार की ये जो नदियां ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती का मतलब कि वो प्रदेश पहले एक उत्खंड के रूप में ऊपर की ओर उभरा, होस्ट के रूप में, और फिर उसके ऊपर से नदियां जनरेट हुई, तो ये अनुवर्ती नदियां हैं। हिमालय की नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नाम के पेड़ वहां पर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ता है। इसी प्रकार से जो इंडस रिवर है इसका डेल्टा भी बड़ा है, जो पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में बनता है। जो प्रायद्वीप भारत की नदियां वो डेल्टा तो बनाती हैं, खासकर जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये डेल्टा तो बनाती हैं, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से छोटे डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं दक्षिण भारत में, जो एक तो है नर्मदा, एक है तापी, तो ये पश्चिमी तट पर केवल एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो ये था दोनों नदियों के बीच में अंतर, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां।